Hello students, welcome back to the YouTube channel of Zeri Academy. This is your mentor Abdul Ahad और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही ज्यादा खास वीडियो जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 9th एंट्रेंस के PYQs फॉर द सेशन ऑफ 24-25। यानी कि इसका थोड़ा सा मैं पैटर्न पहले आपको बता दूं कि साइंस का जो पोर्शन होता है बेटा उसकी जो वर्थ होती है दैट इज अराउंड 25 मार्क्स। ठीक है, ये 25 मार्क्स जो होते हैं बेटा आपके, इसमें आपका पूरा साइंस का ये पोर्शन होता है जिसमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन आपका सारा कवर होता है इन 25 क्वेश्चंस में। ठीक है, और बायोलॉजी का जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय मी। तो मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ाया था उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे, बल्कि उसमें से मैंने क्लेम भी किया था कि 100% ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय क्लास, फ्रॉम माय नोट्स। जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई थी, जितनी भी चीजें मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी, जितने भी टेस्ट मैंने आपको करवाए थे, उसी में से उठ के ये सारे क्वेश्चंस आए थे। टोटल बायोलॉजी से 15 क्वेश्चंस आए थे। 25 में से 15 क्वेश्चंस बायो के पोर्शन ने कवर किया था लास्ट ईयर का जो पेपर था। ठीक है, तो आज उन्हीं 15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनको किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है आपको। ओके, तो बिना किसी देर के बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यही चीज नहीं रहेगी सिर्फ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए बेटा। लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। ओके, क्योंकि जेडे एकेडमी आपसे जो प्रॉमिस करता है और जो प्रॉमिस किए हैं उस चीज को निभाने का वक्त आ चुका है, उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का वक्त आ चुका है और वही प्रॉमिस आपसे लास्ट में मैं रिवील करने वाला हूं। ओके, तो अपना इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बायो के अपने जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के 24-25 सेशन के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस particular presentation, in this particular PPT, see here, सवाल बहुत ही नॉर्मल सा पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ही पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस चैप्टर से है। तो सर ये चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलता है। क्या पूछ रहा है कि एक जगह के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, उसको क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड फोना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। किसी भी पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है। ये किससे है सर? ये कंजर्वेशन वाले चैप्टर से है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू कि द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन सा इसमें से एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन आपका सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला जो चैप्टर है, जो कि मैं बताता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीबायोटिक इसमें से किसका एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताता चलूं, एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि हम अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें से एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सर, ये तो क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव होता है। अल्कोहल एंड यीस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये इसका सही आंसर है कि एंटीबायोटिक का जो एग्जाम्पल है दैट इज दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई एम सो सॉरी, मैंने तेजी से स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन। यानी कि कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो फिश में जो मिलता है वो कहां से मिलता है? अच्छा, इस चैप्टर को मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि बीच बीच में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा जनरल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। कॉड लिवर ऑयल हमें जो मिलता है वो किससे मिलता है? मैं ऑल्दो आपको चैप्टर बता दे रहा हूं, ये एडोलेसेंस वाले चैप्टर से है जिसमें लास्ट में
रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कंसीडर करी गई है, जिसमें डाइट के बारे में बात करी गई है, ये वहां पे है। तो एनसीईआरटी में भी ये चीज आप देख सकते हैं, अपनी साइड बुक्स में भी आपके नोट्स भी हैं। आप किसी भी चीज में एडोलेसेंस वाला चैप्टर खोलेंगे, उसमें डाइट के बारे में पढ़ेंगे जब, तो आपको ये चीज वहां पे मिलेगी। और वहां से पढ़ने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको करना क्या है, आंसर इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 डैश आपका आंसर ए बी सी या फिर डी, किस तरीके से आपका आंसर रहेगा। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, मैं नहीं, मैंने बता दिया कि कहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, सो स्टडी हार्ड बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या सिग्निफिकेंस होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका किससे है, क्रॉप प्रोडक्शन से है, या फिर अगर क्रॉप प्रोडक्शन में नहीं आप जाएं तो आपको ये सारी डिटेल आपको किसमें मिल जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी। तो ये चीज जो है वो दोनों ही चैप्टर में डिस्कस हुई है, और जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको याद होगा कि मैंने दोनों चीजों में ये चीज दोनों चैप्टर में डिस्कस करी है। क्रॉप प्रोडक्शन में कब होता है, कहां पे डिस्कस करा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लास्ट में आपका जो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाते हैं उससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह पढ़ाया है मैंने, वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर में। कह रहा है सर सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है, नहीं सर। दे एनहांस वाटर रिटेंशन इन सॉइल, वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म प्लांट्स कैन यूज, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, क्यों, इन ऑर्डर टू मेक द प्रोटीन्स, यानी कि ग्लूकोज वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन को मिलाते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। इंस्टेड वो क्या इस्तेमाल कर पाते हैं, नाइट्रेट उनको चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम्स पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में, सो दैट कि प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। क्रॉप रोटेशन, जाहिर सी बात है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से ये जो है सवाल है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, उससे सवाल है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्या पूछ रहा है कि व्हाई क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्यों बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्रॉप रोटेशन वो होता है यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें सीजन बाय सीजन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो है वो क्रॉपिंग करी जाती है जिनकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सीजन में आपने क्या करा, वीट की क्रॉपिंग करी। अब वीट क्या होता है, वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट सीजन में आपने क्या करा, यहां पर लेग्यूम्स लगा दीजिए, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पीज लगा दी। अब पी ने क्या करा, ये सर नाइट्रोजन को रिटेन कर देता है, कहां पर, सॉइल में। तो इसने नाइट्रोजन इस्तेमाल किया, इसने नाइट्रोजन सॉइल में वापस रिटेन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से अब वीट के लिए जो नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है। तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि इन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नहीं सर, सॉइल इरोजन से तो कुछ लेना देना नहीं है। इट मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी, नहीं सर। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इरिगेशन, नहीं सर, इरिगेशन की। इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ। अब यहां पर एकदम पर्टिकुलर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब क्या करा जाए सर, तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर अगर आप देखें कि वीट प्लांट है सर, वीट को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम एक्यूरेट ऑप्शन के लिए जाएं सर, तो ये चीज जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है कि इट मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन करने का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें जो है वो मेंटेन कर दे रहा है। तो यहां पर यही चीज हो रही है क्रॉप रोटेशन की वजह से, जो मैंने बताया कि इसने नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया, इसने नाइट्रोजन को वापस जो है उसी में सॉइल में जो है वो रिटेन कर दिया, तो जिससे क्या हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो गई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट्स क्लियर टू यू बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ टारगेट। हार्मोन्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे वो भी आप पढ़ेंगे एडोलेसेंस वाले चैप्टर में,
और एडोलेसेंस वाले चैप्टर में डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट आर गोइंग टू रिलीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को कौन एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है बेटा, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वही सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या डक्ट्स लेकर के जाती हैं? जी नहीं, डक्ट्स किसके अंदर होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होती है, जबकि हार्मोन्स कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो आपके पास आपके हार्मोन्स बनाते हैं। तो यहां पर डक्ट्स तो हो ही नहीं सकता, तो कौन लेकर के जाता है सर? ब्लड लेकर के जाती है। नर्व्स का अलग काम होता है, टिश्यू फ्लूइड तो लिम्फ हो गया, ये दोनों भी ऑप्शन नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लड। ब्लड में हार्मोन्स जो है वो ग्लैंड रिलीज कर देते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के साथ वो हार्मोन्स अपने टारगेट पे पहुंच जाता है, वहां उसका काम खत्म जब हो जाता है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है द अनफर्टिलाइज्ड एग, बहुत ख्याल से बहुत ध्यान से पढ़ना है, अनफर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा है कि सर अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा? किस चैप्टर से है? अगेन एडोलेसेंस वाले चैप्टर से आ गया, जिसमें सेक्स डिटरमिनेशन की बात होती है। ओके, अब यहां पर क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं सर, एग है तो उसमें डबल एक्स लगा देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। अनफर्टिलाइज्ड एग पूछा गया, यानी ओवम की बात हो रही है, तो ओवम के अंदर क्या होता है बेटा? ओवम एक गैमीट होता है, और गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम मैंने आपको बताया था साफ साफ क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट्स से कि ये फीमेल का इस तरीके से ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ओवम जब बनता है तो एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम, दूसरे के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो जब तक ये सेल अनफर्टिलाइज रहेगा तब तक इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम रहेगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिर उसके बाद देखा जाता है कि स्पर्म कौन सा आकर के इसके साथ फ्यूज होता है, वाई क्रोमोसोम होता है या एक्स वाला होता है। तो फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि डबल एक्स होगा कि एक्स वाई होगा, कि फीमेल और मेल की बर्थ होगी, ये चीज अगले स्टेप की बात है। लेकिन अगर बात अनफर्टिलाइज्ड एग की हो रही है तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा बेटा? इट इज ऑलवेज द एक्स क्रोमोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप इट्स क्लियर बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? कह रहा है चिक इज डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो ऑफ हेन, यानी कि चिक जो है उसको डेवलप होने में हेन कितना वक्त लगता है, यानी कि मुर्गी ने एक अंडा दिया, अब ये अंडा कितने दिनों में जो है वो डेवलप होकर के इसके अंदर से एक चिप की बर्थ होती है, एक मुर्गी का बच्चा निकलता है, ये पूछा गया है। यहां पर क्या दिया हुआ है? वीक्स में दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था, इट टेक अराउंड 21 डेज। तो 21 डेज की अगर बात करें तो बेटा कितना हो जाना चाहिए सर? सर ये 3 वीक्स हो जाएगा। 3 वीक्स यानी कि 7 3 से 21 डेज जो है वो एग ले करने के बाद मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, उसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, और उसके बाद चिक की बर्थ हो जाती है। तो ये 21 डेज का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, सो ये कितना हो गया? 3 वीक्स हो गया। आई होप इट्स क्लियर। अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इट इज सेइंग कि गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म। गैमेट्स होते हैं सर, 2 गैमेट्स है, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है। ये दोनों हमेशा जब फ्यूज होंगे तो क्या बनता है? एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म, जाइगोट इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है, वो एम्ब्रियो बनता है। ओवम क्या होता है भाई? सर ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। ओवरी क्या होता है भाई? ओवरी तो भाई अलग से ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। ओवम जो प्रोड्यूस करता है वो ओवरी होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जाइगोट हियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द लार्जेस्ट सेल। अच्छा, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको वो नहीं बताया किस चैप्टर से था। अगर बात करें तो ये किस चैप्टर से था बेटा? ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर से था। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है लार्जेस्ट सेल मेजरिंग दिस वन, ये किस चैप्टर से है सर? ये है सेल चैप्टर से। ओके, ये सेल चैप्टर ऑल्दो आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन स्टिल यहां से जो है वो एंट्रेंस में सवाल पूछा जाता है, इस वजह से मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा।
ओके, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग दिस मच यानी कि 17 बाय 13 सेंटीमीटर, ये इतना बड़ा सेल जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। और वो किसका एग होता है यहां पर पूछा गया है। तो बेटा सबसे बड़ा अंडा जो होता है आपको मालूम है किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आप अगर पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के उठाएंगे ना तो कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ओके, तो ये चीज आप गलत ना करें बिल्कुल। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है वो जरूर सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज इट स्टेट्स, क्लाइमेट इज अ कंपोनेंट। ये क्लाइमेट के बारे में बात हम लोग करते हैं किस चीज में, कंजर्वेशन वाले चैप्टर में। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो है ये क्वेश्चन है। और क्लाइमेट किस चीज का जो है वो एक सिस्टम है, किस चीज का एक कंपोनेंट है, ये पूछा गया है कि सर वो बायोस्फीयर का है, हैबिटेट का है, इकोसिस्टम का है या एक्सोस्फीयर का है। तो एक्सोस्फीयर क्या एटमॉस्फेयर की बाहर वाली लेयर होती है, तो सर ये नहीं हो सकता। हैबिटेट क्या होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, तो ये भी नहीं हो सकता। सर हम इसमें कंफ्यूज हो गए। जो पिछले साल बच्चे टेस्ट करके आए थे वो यही कह रहे थे सर कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे हम बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में। तो क्लाइमेट किस चीज का पार्ट होता है बेटा, इकोसिस्टम का पार्ट होता है। क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वेयर एज बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन होता है जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आपका कंबाइन करता है, जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो क्लाइमेट क्या है, यहां से आप समझ जाएंगे क्लाइमेट इज नॉट अ लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग है। तो इस वजह से द करेक्ट आंसर इज इकोसिस्टम। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछले साल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज इट स्टेट्स। कह रहा है एक बुक होती है सर, रेड डेटा बुक, उसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो किसका होता है, क्या एंडेंजर्ड का होता है, हाई इन पॉपुलेशन का होता है, एक्सटिंक्ट का होता है, रेयरली फाउंड का होता है। तो हमेशा याद रखिए बेटा, रेड डेटा बुक जो होती है वो हर एक कैटेगरी की एंडेंजर्ड स्पीशीज को बताता है, भले ही वो प्लांट की कैटेगरी हो, भले ही वो एनिमल की कैटेगरी हो, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी हो। अलग अलग किताबें सर के लिए अलग अलग, जी हाँ सबके लिए अलग अलग रेड डेटा बुक होती है। प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग है। तो रेड डेटा बुक क्या बताती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताती है। ओके, सो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज इट स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस, इनमें से कौन सा एक फंगस का एग्जांपल है। ठीक है, तो पैरामीशियम नहीं है सर, पेनिसिलिन एक फंगस है, यूग्लिना नहीं है, प्लाज्मोडियम नहीं है। ये अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि पेनिसिलियम जिसके बारे में आपने पढ़ा है किसमें सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। मैं कह रहा हूं ना कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी से मिलेंगे जब आप 10 साल के पेपर उठा करके देखेंगे, पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम जो होता है ये एक फंगस है जिससे कि सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। इसी से सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई थी। और आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये पेनिसिलिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो किस साइंटिस्ट ने बनाई थी, क्योंकि ये सवाल भी आपके इंटरेस्ट से पूछा गया है। तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कमेंट डाउन कि ये सबसे पहली पेनिसिलिन किसने बनाई थी। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलिन हैज बीन मेड बाय डैश। दिस इज योर होमवर्क। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ डैश प्लांट कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया। अगेन हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है या फिर क्रॉप प्रोडक्शन भी आप यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को दोनों ही चैप्टर में पढ़ाता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को। वही चीज यहां पर आ गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम, जो कि मैंने अभी बताया था कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स सो दैट द प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब देम इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन्स। तो कौन से प्लांट्स होते हैं, मैंने एग्जांपल में भी बताया अभी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो कि राइजोबियम जिनके रूट्स में प्रेजेंट होता है, रूट के नोड्यूल्स में बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे जैसे रूट है तो यहां पर क्या होता है बेटा, इस तरीके से नोड्यूल प्रेजेंट है, गांठ सी प्रेजेंट होती है, इसी में राइजोबियम रहता है और सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है सर, यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या करती हैं,
प्लांट्स उनको जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेग्यूमिनस प्लांट्स। बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज इट स्टेट्स, ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम अ कल्टीवेटेड फील्ड। अगर आपको ये पता होगा कि अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा, तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन अ क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड एज वीड्स। वीड्स कहते हैं इनको, जो कंपीट करती हैं हर एक चीज के लिए, जगह के लिए, सनलाइट के लिए, फूड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, हर एक चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं। आपने क्या करा था, अपने क्रॉप प्लांट को वो सारी चीजें देने जा रहे थे, लेकिन ये वीड्स जो है उन सारी चीजों को चुरा ले रही थी। तो इनके रिमूविंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहा जाता है, जिसको आप ऐसे उखाड़ के फेंक भी देते हैं या वीडिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आपने जो है वो पढ़ रखी हैं। तो ये वो 15 क्वेश्चन थे बेटा, और ये 15 के 15 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए चीजों में से आए थे, जिसमें को मैंने या तो लेक्चर में पढ़ाया था, या मैंने जो है वो नोट्स में दिया था, या टेस्ट आपका जो लिया था। और कुछ क्वेश्चंस तो इवन ऐसे थे जो कि मैंने आपका टेस्ट लिया है, वर्ड टू वर्ड उठ करके उसी तरीके से जो है वो आ गए थे। तो इस बार भी यही चीज होने वाली है बेटा इंशाल्लाह। क्लास में जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जो टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, जो मटेरियल से आप लोग पढ़ेंगे, जो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यूज में दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, उसी से इंशाल्लाह इस बार भी आपका पेपर आने वाला है। तो बहुत दिल से पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, जो वादा आपसे किया गया था उस चीज को निभाने का अब वक्त आ चुका है। तो ये रही आपका वो सरप्राइज। ये आपका बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है YouTube पे, जिसमें की सारी चैप्टर, सारे चीजें आपको जो है वो पढ़ाई जाएंगी। ये आपके मेंटोर्स हैं। बायोलॉजी इज गोइंग टू बी टॉट टू यू बाय मी, शारिक सर केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, वसीम सर इज गोइंग टू टीच फिजिक्स, हया मैम फॉर इंग्लिश, एंड जैद अनवर सर एंड काजी उजैर सर आर योर मैथमेटिक्स मेंटोर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कल, आपका जो है एक ओरिएंटेशन वीडियो आने वाला है, जिसमें ये सारे फैकल्टीज आपसे मुलाकात करेंगे और आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि क्या वेटेज होता है, क्या तरीका होता है एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, किस चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर को थोड़ा सा हल्का भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, और कैसे आप तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीट करती हैं, और कैसे आपको इस एंट्रेंस को क्रैक करना है। ये सारी चीजों के लिए बेटा आप बने रहिए। ये आज मैं वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूं ताकि कल के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, और आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा, वीकली शेड्यूल, जिसमें आपको क्लास मिलेंगी कि किस दिन किस चीज की, किस सब्जेक्ट की, किस पर्टिकुलर चैप्टर की क्लास होने वाली है। तो उस चीज को मिस नहीं करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि 9th एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना है आपकी बार, भले ही आप क्लास 8th में हैं अभी, या चाहे आप जो है वो ड्रॉप करके बैठे हैं। और जो ड्रॉप करके बैठे हैं उनको तो बहुत कान खोल करके सुन ले बेटा कि ये चीज आपके लिए है, ये मौका आपके लिए हो सकता है, तो इस चीज को गंवाना नहीं है, क्योंकि ज़ेड एकेडमी आपके लिए सारी चीजें लेकर के आया है ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके। क्योंकि एंट्रेंस खाली हार्ड वर्क से नहीं निकल सकता, वो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग्स आपको चाहिए जो कि ज़ेड एकेडमी में कराई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, जो कि वक्त आते आते आपको बताए जाएंगे। ओके, सो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई हो। आई होप कि आपको जो है ये पीवाईक्यूज हेल्प करें, और बने रहिए बेटा। कल मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह, और आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।